नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री की 3 चुनावी जनसभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले दमोह में सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की दूसरी चुनावी रैली गुना में दोपहर करीब 1:45 पर होगी। मुरैना में शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी चुनाव रैली होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, हम बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वे मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए अपने दिग्गजों को उतारा है। यहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह समेत अरुण यादव एक दिन में कई चुनावी रैली कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी की आज 3 चुनावी रैलियां हैं। पहले वो उज्जैन के सांवेर में जनसभा करेंगी, फिर देवास के खातेगांव में उनकी रैली होगी। इसके बाद शाम 4:30 बजे इंदौर में प्रियंका का रोड शो होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा दोपहर 12:30 बजे जशपुर में होगी। वहीं दोपहर 2:30 बजे अंबिकापुर में दूसरी रैली के जरिए राहुल गांधी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंदौर में राऊ चौराहे पर रथ सभा की। सभा में बड़ी मात्रा में लोग दिखाई दिए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इस दौरान छोटे और सीमांत किसानों के उत्थान में सहकारी समितियों की भूमिका के साथ साथ जैविक उपज के महत्व पर चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी का आयोजन नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड करेगा। अमित शाह संस्थान के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को जैविक उत्पादों में वैश्विक उत्पादक बनाने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में स्थापित किया गया है। देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 27 महीनों में 54 पहल की है। कल से भारत की मेजबानी में अमेरिका के साथ द्विपक्षीय 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वार्ता में उनके साथ होंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच ऐसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी जो इस समय दुनिया में हो रही है। साथ ही भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की आज बैठक होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की लंबित शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। 5 सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। आप सांसद पर दिल्ली सेवा विधेयक से संबंधित एक प्रस्ताव में 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया गया है। राघव चड्ढा को तब तक के लिए निलंबित किया गया है जब तक उनके खिलाफ समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित किया था। राज्यसभा की ओर से पहले कहा जा चुका है कि विशेषाधिकार समिति की जांच तक संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। संजय सिंह को अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को भी अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित किया गया था। नीति आयोग आज नई दिल्ली में नारी शक्ति, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। यह कार्यशाला नई दिल्ली में G20 नेताओं की घोषणा में चर्चा किए गए 10 विषयों पर आयोजित की जा रही है।
यह कार्यशाला लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर काम करने वाले विशेषज्ञों, उद्यमियों, नव प्रवर्तकों, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों के प्रतिनिधियों और सरकार के विभिन्न विचारों को एक साथ लाने का प्रयास करेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। बीजापुर पुलिस ने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक नक्सली पुलिस जवानों को एम्बुश में फंसाने की फिराक में थे। हालांकि जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर उन्हें जंगल की तरफ खदेड़ दिया। दिग्गज भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को एक्स पर जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम ने कहा कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक हैं, जिन्होंने महान योगदान दिया है, जिससे हमारा देश मजबूत हुआ है। पीएम ने आगे कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने राष्ट्रीय प्रगति और एकता को आगे बढ़ाया है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनके प्रयास 140 करोड़ भारतीयों को प्रेरित करते रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर कहा कि आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आडवाणी जी ने अपने अथक परिश्रम और संगठन कौशल से पार्टी को सींचने और कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि भाजपा की स्थापना से लेकर सत्ता तक आने में आडवाणी जी का अतुलनीय योगदान हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का अक्षुण्ण स्रोत है। ईश्वर से उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में AQI 452, आरके पुरम में 433, पंजाबी बाग में 460 और ITO में 413 दर्ज किया गया। दिल्ली सहित उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ न सिर्फ तल्ख टिप्पणी की, बल्कि पराली जलाने की घटना में कमी नहीं आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड इवन जैसी योजनाएं महज दिखावा हैं। इतना ही नहीं, प्रदूषण के मुद्दे पर हो रही बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करे कि कूड़ा नहीं जलाया जाएगा। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया है। दिल्ली और NCR में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार ने समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। दिल्ली में आगामी 13 नवंबर से शुरू होने वाले ऑड इवन को लेकर पर्यावरण मंत्री ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑड इवन लागू करने के लिए तय किए जाने वाले नियमों पर चर्चा की गई। बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी है। बीजेपी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने के लिए केजरीवाल सरकार से माफी मांगने की मांग की है। प्रदूषण के गंभीर असर को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने 1ली से 9वीं कक्षा तक स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर विधानसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर घिरते जा रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार को महिलाओं के प्रति असंवेदनशील करार दिया है। उधर बिहार में जाति गणना सर्वे रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने आरक्षण की सीमा 65% करने का प्रस्ताव रखा। इस मुद्दे पर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि रिपोर्ट में कई त्रुटियां हैं, जिसकी राज्य सरकार ने अनदेखी की है। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें बीमार करार दिया। पिंजौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन किया। हरियाणा में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने व पंचकुला के मोरनी हिल्स में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के अलावा ट्रैक, माउंटेन बाइकिंग ट्रैक और कई अन्य गतिविधियों की भी पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कॉपीराइट सोसाइटी और भारतीय संगीत उद्योग के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ आयोजित कॉपीराइट से जुड़े संबंधित पक्षों की बैठक में कहा कि ये सोसाइटी सभी संबंधित मुद्दों पर एक आम मंच पर चर्चा करेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कॉपीराइट सोसाइटियों में महिलाओं और छोटे कलाकारों के लिए समान प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने एसएमएस या वॉइस कॉल के जरिए ग्राहकों को वाणिज्यिक संदेश भेजने वाले बैंकों और अन्य संस्थाओं से कहा है कि वे डीसीए प्रणाली में शामिल होने के लिए तत्काल कदम उठाएं। रॉयल एनफील्ड सीईओ ने कहा कि रॉयल एनफील्ड को यूरोपीय बाजार में वृद्धि की भारी संभावनाएं दिख रही हैं और इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी विभिन्न समुदायों के साथ संपर्क बढ़ाने सहित कई कदम उठा रही है। वाणिज्य विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने एमजे दिनेश को 3 साल के लिए कॉफी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद पिछले कुछ समय से रिक्त था। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक सितंबर 2023 में 3.83 अंक बढ़कर 143.91 हो गया है। यह वृद्धि अप्रैल 2023 के बाद पहली बार दर्ज की गई है। यह रुझान वैश्विक बाजारों में कोयले की कीमतों में अस्थायी वृद्धि से प्रभावित है। मैक्सिविजन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने कहा कि एमएस धोनी की एक प्रतिष्ठा है, उन्हें आइकॉन माना जाता है। ऐसे में वह लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करेंगे। डीजीसीए ने नागरिक उड्डयन जरूरतों के उल्लंघन पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और एक्सप्रेस 100 में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। ग्रामीण बाजार में जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई। खाने पीने के सामान और गैर खाद्य श्रेणी दोनों में 8.7% का इजाफा हुआ है। IBBI ने प्रस्ताव दिया है कि जिन प्रॉपर्टी पर खरीदार को कब्जा मिल चुका है उन्हें समाधान प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। साथ ही कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान जब संपत्तियां बेची जाएं तो ऐसी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाए। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशक ने फर्जी कंपनियों की मदद से जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका की प्रमुख रिटेल कंपनी वॉलमार्ट भारत को दुनिया के लिए सोर्सिंग का प्रमुख केंद्र बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। इसी क्रम में कंपनी अगले साल 14 और 15 फरवरी को नई दिल्ली में मेगा सेलर्स समिट यानी विक्रेताओं के सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। विक्रेताओं के इस सम्मेलन को वॉलमार्ट ग्रोथ समिट नाम दिया गया है। यह 2027 तक भारत से सालाना $10 अरब के उत्पादों की सोर्सिंग संबंधी कंपनी के लक्ष्य की ओर उठाया गया प्रमुख कदम है। निजी बीमा कंपनियों में सबसे बड़े SBI लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 40.06% बढ़कर 2,753.29 करोड़ रुपए हो गया है। सीमा शुल्क विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार चीन का आयात अक्टूबर में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 3% बढ़कर $218.3 अरब पर पहुंच गया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से 10 नवंबर तक जापान दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन मुरलीधरन टोक्यो पहुंचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए मुरलीधरन ने भारत और जापान के ऐतिहासिक संबंधों और मूल्यों की साझेदारी के बारे में बात की। अपनी यात्रा के दौरान मुरलीधरन मंत्रियों की व्यापारिक नेताओं, शिक्षाविदों और भारतीय प्रवासी के सदस्यों के साथ बैठकें करेंगे। MOS टोक्यो के अलावा मुरलीधरन क्योटो, हिरोशिमा और ओइता का भी दौरा करेंगे। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा।
बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तब तक गाजा को कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर वह लेबनान में अपने बेस से संघर्ष में नया मोर्चा खोलेगा तो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करेगा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एंटोनियो कोस्टा पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में पुर्तगाल की पुलिस ने मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर छापा मारा था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। पुर्तगाल पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके शीर्ष सहयोगियों को हिरासत में लिया है। एंटोनियो कोस्टा पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, जिसकी जांच पुर्तगाल पुलिस और जांच एजेंसियां करना चाहती हैं। पाकिस्तान की अदालत ने गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ राजनयिक गोपनीय दस्तावेज लीक मामले की सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि वह पाकिस्तान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने पर ध्यान दे रहा है, जिससे उस देश की जनता को फायदा हो। ईसीपी ने इस महीने ऐलान किया था कि वह 8 फरवरी को आम चुनाव कराएगा। ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने के बाद महाराजा चार्ल्स तृतीय ने राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर संसद को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नित सरकार की अगले संसदीय वर्ष की योजनाओं का रूपरेखा पेश की। संसद सत्र के उद्घाटन बैठक को संबोधित करने के लिए 74 वर्षीय महाराजा के साथ महारानी कैमिला भी थी। यह समारोह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी शाही समारोह के माध्यम से हाउस ऑफ कॉमन्स की स्वतंत्रता का प्रतीक है। G7 देशों के विदेश मंत्रियों के 2 दिवसीय बैठक जापान के टोक्यो में जारी है। हमास इजराइल संघर्ष और यूक्रेन समेत दूसरे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदस्य देशों के विदेश मंत्री टोक्यो की इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 से इतर टोक्यो में जापानी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि G7 के विदेश मंत्रियों की यह बैठक गाजा संकट के मद्देनजर काफी अहम रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में चिली भी शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अब चिली इस गठबंधन का 50वां सदस्य बन गया है। क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड्स की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का सफर निराशाजनक रहा है। सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी दोनों टीमों की कोशिश अपने अभियान को सम्मानजनक स्थिति में खत्म करने की होगी। आईसीसी विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने ग्लेन मैक्सवेल के नाबाद दोहरे शतक की मदद से अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। 292 रन के जवाब में 91 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी ऑस्ट्रेलियाई पारी को मैक्सवेल और कमिंस ने संभाला। मैक्सवेल ने नाबाद 201 रन पर बनाकर टीम को जीत दिलाई। मैक्सवेल और कमिंस ने 8वें विकेट के लिए 170 गेंद पर 202 रन की नाबाद साझेदारी निभाई। मैक्सवेल ने अपनी पारी में 21 चौके और 10 छक्के जड़े। अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जदरान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 129 रन की पारी खेली। जदरान अफगानिस्तान के लिए कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाने वाले ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए हैं। मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मैक्सवेल ने इस मामले में 185 रन की नाबाद पारी खेलने वाले शेन वॉटसन को पीछे छोड़ दिया। 50 ओवर के विश्व कप में ग्लेन मैक्सवेल ने तीसरी सबसे बड़ी पारी खेली है। इस लिस्ट में मैक्सवेल से ऊपर क्रिस गेल और मार्टिन गप्टिल हैं। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में रनों का पीछा करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मैक्सवेल ने इस मामले में फखर जमान को पीछे छोड़ दिया। ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले नॉन ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।
बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन उंगली में फ्रैक्चर के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप में टीम के आखिरी मुकाबले से बाहर हो गए हैं। शाकिब को श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी थी। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में लगोरी को पहली बार शामिल किया गया है। इस स्पर्धा के महिला वर्ग का खिताब हरियाणा ने जीतने में सफलता पाई। फाइनल में हरियाणा और राजस्थान के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला। हरियाणा ने राजस्थान को मात देकर खिताब अपने नाम किया। एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी ने यंग बॉयज को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मैन सिटी ने 2 मैच शेष रहते हुए अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। देर रात खेले गए ग्रुप एच के इस मुकाबले में हलांद ने 2 गोल दागे। उन्होंने 23वें मिनट में पेनल्टी को गोल में तब्दील कर टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद 51वें मिनट में दूसरा गोल करके स्कोर 2-0 पर पहुंचा दिया। चैंपियंस लीग में ग्रुप स्तर पर खेले गए एक अन्य मुकाबले में एसी मिलान ने पेरिस सेंट जर्मेन को 2-1 से हरा दिया। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल अपने अपकमिंग फिल्म सैम बहादुर को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अब फिल्म का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो काफी दमदार है। अभिनेता विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर के ट्रेलर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लॉन्च किया। बॉलीवुड के फेमस रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह का तलाक फाइनली हो गया है। 12 साल बाद वो शालिनी तलवार से अलग हो गए हैं। कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है। गदर 2 के बाद अनिल शर्मा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का नाम जर्नी है। इस फिल्म में नाना पाटेकर होंगे। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है। धीमी शुरुआत के बाद फिल्म ने रफ्तार पकड़ते हुए 22 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एनिमल रणबीर और रश्मिका की अंतर्राष्ट्रीय स्तर विशेषकर यूएसए में अब तक की सबसे बड़ी रिलीज होगी। 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है। तेजस शुरुआती दिन से ही कलेक्शन के लिए बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ का टीजर रिलीज हो चुका है। कमल हासन इस फिल्म में डायरेक्टर मणि रत्नम के साथ काम कर रहे हैं। दोनों 35 साल बाद एक बार फिर साथ आए हैं। फिल्म टाइगर 3 को लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है, जिसमें पहले ही दिन कई हजारों टिकट्स बिक चुके हैं। वहीं अब इस मूवी को दिल्ली में 24 घंटे दिखाया जाएगा। टाइगर 3 के निर्देशक मनीष शर्मा ने अपनी इस फिल्म की हॉलीवुड एक्शन फिल्मों से तुलना की है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म में सलमान कटरीना की जोड़ी दुश्मनों के छक्के छुड़ाते दिखाई देगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। वायु प्रदूषण से रहें सावधान।